एक बार फिर से नमस्कार सभी को। क्लास 10th में आ गया बच्चा और आप एज़ अ पेरेंट वरीड हैं, पता नहीं हमारा बेटा या बेटी क्या करेगा, कैसे मार्क्स लाएगा। दोस्त के बेटे ने या बेटी ने या रिश्तेदार के बच्चे ने 99% लेकर आ गए, 90% लेकर आ गए, हमारा वाला तो क्या ही करेगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहले आप चिंता करना बंद कीजिए। डोंट बी वरीड कि आपके वरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है क्लास 10th में आपके बच्चे को करना है। आप एज अ पेरेंट उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल कर सकते हैं, उसके पीटीएम वगैरह को अटेंड करके जो टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, उनके रूटीन को ध्यान रख सकते हैं। कई बार होता है कि हम गुस्से में एज अ पेरेंट कि मॉर्निंग में लेट सोया हुआ है तो सोने देते हैं गुस्से से, लेकिन बच्चे कई बार नहीं उठ पाते हैं, तो वो गुस्सा आपको कंट्रोल रखना है, उठाना है उनको और उनके रात के सोने-वोने का ध्यान रखना है। आप इससे ज़्यादा एज़ अ पेरेंट बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे, जो करना है अल्टीमेटली बच्चे को करना है। एक बात और ध्यान रखिए, 90% आते हैं बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि उन बच्चों के कांसेप्ट बहुत पहले से क्लियर हैं। अगर आप कई बार आपका बच्चा 8th-9th क्लास में उतना शार्प नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं उसको कांसेप्ट में प्रॉब्लम थी या उतने मार्क्स नहीं ले पाया था, तो अगर आप उसको 90% अचानक से 10th क्लास में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद गलत कर रहे हैं। ऐसा भी है कि कुछ बच्चे कांसेप्ट वगैरह सब क्लियर थे, बट उन्होंने इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर में 9th क्लास तक 8th क्लास तक उतनी पढ़ाई नहीं की, इसलिए मार्क्स कम आ गए। तो ऐसे बच्चे जिनका कांसेप्ट क्लियर है बट उनके मार्क्स कम आ रहे थे, वो बच्चे अगर 10th में स्टार्टिंग से डिसिप्लिन्ड हो जाए तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का कांसेप्ट क्लियर नहीं है, वो भले ही स्टार्टिंग से बहुत अच्छे हैं, उनके मार्क्स आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे के वीकनेस को समझना चाहिए कि क्या उसका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, उसको छोटे क्लासेस के सम्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं आप उनके टीचर्स से मिले होंगे, टीचर्स ने फीडबैक दिया होगा। अगर ऐसा है, तो हमारे आस-पास जो भी कोचिंग चल रहा है या ट्यूशन चल रहा है, सिर्फ़ भीड़ देख कर के वहाँ अपने बच्चे को मत भेजिए। अपने बच्चे को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, वहाँ भेजिए। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका बच्चा कांसेप्ट में सही नहीं है और आप उसको एक भीड़-भाड़ वाले कोचिंग में भेज रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ जा कर के वो बैठ के कुछ बातें तो समझेगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था, वो सॉल्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चा आपका ऑलरेडी कांसेप्ट वाइज़ अच्छा है, तो वो भीड़ में भी जाके पढ़ के आ जाएगा। दूसरी बात कि बच्चों को मैथमेटिकली चीज़ें समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे हम लेक्चर देंगे या कुछ भी समझाएँगे तो उनको लगेगा यार हर हमेशा बोलते रहते हैं, हम कितना भी पढ़ लें, पेरेंट्स के नज़र में तो हम पढ़ाई ही नहीं करते हैं। अभी जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स से बात हुई, हर रोज़ ही कोशिश रहती है लगभग समझाने की, काउंसलिंग करने की। ऐसा नहीं है कि मेरी बातें एक बार मान लेते हैं, बच्चे हैं तो वो अपने भी पॉइंट्स को रखते हैं मेरे सामने। अ, 2-3 एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि पिछले 2-1 साल से मेरे जो 10th के बैच हुआ करते थे, उनका अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। तो मेरे भी दिमाग में मैं खुश थी इस बात से कि अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है 2-3 महीने मिल गए रिवाइज़ करने को। सेकंड रिवीजन होते ही बच्चा अच्छा कर लेगा, नो डाउट बच्चों ने अच्छा किया भी। तो मैंने यही प्रिंसिपल मेरे इस साल वाले बैच के साथ अप्लाई करने की कोशिश की कि फ़ेब मार्च से स्टार्ट हो चुके थे क्लास 10th के बच्चे पढ़ना, और मैंने वही कहा कि जल्दी-जल्दी हम चैप्टर्स को करते हैं, अक्टूबर तक हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा, हम सेकंड, थर्ड रिवीजन मार लेंगे। लेकिन इस बैच के बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के स्पीड से चलना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जैसा कि मैथ्स का पेपर हार्ड आ गया, तो स्कूल वाले भी हर तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दे रहे हैं और बच्चा कर भी रहा है। तो शुरू में मुझे लगा, थोड़ा-सा मुझे भी लगा कि पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, हमारी स्पीड कम हो जाएगी या सिलेबस कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट अभी कल-परसों ही मैंने बच्चों से बैठ के बातें की कि किसका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि क्लास 10th में हमारे मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं, 14 में से 5 चैप्टर बच्चों के, लगभग 5, किसी के 4 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो चुके हैं। वो दे आर कॉन्फिडेंट इन दोज़ चैप्टर्स। तो मैंने बच्चों से पूछा, अभी अप्रैल एंड हो रहा है कि 5 चैप्टर अभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जून तक हम 2 और चैप्टर कर लें ताकि 50% मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि ये मैथमेटिकली हम लोगों ने बातें की, बच्चा भी बिल्कुल आराम से हाँ मैम कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा। जबकि यही चीज़ मैं डायरेक्ट कह रही थी कि और पढ़ लेते हैं, तो समझना नहीं चाह रहा है बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को थोड़ा मैथमेटिकली चीज़ों को समझाइए तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे रिबेलियस है, वो समझते हैं। अगर उनको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वो ओबे करते हैं। फिर उसके बाद मार्क्स की बात कि कैसे करें, क्या प्रिपेयर करें मैम? ऐसे भी क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, हर साल ही पूछते हैं, इस साल के बच्चों ने भी पूछा। तो एक तो मैंने ये कहा कि अगर तुम अभी से देखोगे 10th के सिलेबस को, मैं बार-बार 3 वर्ड में डिफ़ाइन करती हूँ कि सिंपल, ईज़ी
इंटरेस्टिंग एंड लेंदी। तो क्योंकि सिलेबस लेंदी है हमारा, 9th क्लास से कंपेयर करें हम लोग, तो बच्चा पता नहीं कब तक कवर हो पाएगा। मुझे बीच में छुट्टी जाना है, नानी के घर जाना है, या स्कूल टूर पे जाना है, या ऐसे-ऐसे पता नहीं जो भी है। ऐसे बहुत सारे कंसर्न हैं बच्चों के। तो बच्चों में एक बात बोलूँगी कि कोई बात नहीं, आपको 7 दिन जाना है, 10 दिन जाना है, जाइए, लेकिन जाने से पहले टारगेट रखिए कि थोड़ा-सा हम एडवांस करके जाते हैं, क्योंकि ये 7 डे में या 10 डेज़ में जो भी हमारा मिस होने वाला है, हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो सके, और आने के बाद 1 दिन भी वेस्ट किए बिना तुरंत लग जाइए। उसके बाद बच्चे को एक मैंने ये भी समझा है कि एग्ज़ाम्पल लिया वैष्णो देवी का, कि जभी भी हम लोग वैष्णो देवी को क्लाइंब करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी, तो नीचे से जब ऊपर भवन को देखते हैं हम लोग, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि अनरीचेबल है, बहुत दूर है, टाइम लगेगा, और जो लोग 1-2 बार जा चुके हैं उनको तो ऑलरेडी पता है रास्ते की डिफ़िकल्टीज़। तो थोड़ी-सी हिम्मत तो हारने लग जाती है। लेकिन अगर आप बिना वो सब सोचे हुए चलना शुरू कर देते हैं, मिडवे पहुँचने के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आप देखते हैं कितने आराम से ये निकल गया। तो वही चीज़ बच्चों के साथ है कि बच्चों, अभी सिलेबस मत देखो कि इतना सिलेबस है, स्टार्ट करो एक-एक करके चैप्टर। और जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी फ़ेब से बच्चों ने स्टार्ट कर लिए थे मेरे पास पढ़ना, और अप्रैल तक आते-आते हम लोगों ने 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया है। तो बहुत ईज़ी लग रहा है। यस, जून तक हम लोग 7 चैप्टर कर लेंगे, और जून तक 7 हो गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक डेफ़िनेटली हमारे अनदर 7 चैप्टर हो जाएँगे, और शायद इस बार भी अक्टूबर में ही हमारा सिलेबस एटलीस्ट मैथ्स का तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा वरीड रहते हैं कि हमारे हिंदी में मार्क्स कट जाते हैं, मात्राओं की प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स से भी कहूँगी, बच्चों को यही समझाया मैंने कि हिंदी और इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज आपके हैं, जो बोलते आए हैं आप। आप उसके लिए कोई भी एक रिफ्रेशर ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो ऑल इन वन अरिहंत के अच्छे हैं, हिंदी की गोल्डन अच्छी है। रिफ्रेशर इसलिए मैं बोल रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि क्लास में जो टीचर्स, नो डाउट आजकल स्कूल बहुत अच्छे हैं, टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टीचर्स एफर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को नोट्स भी अच्छे देते हैं। बट बच्चे नोट करने में स्पेलिंग रॉन्ग कर लेते हैं, या कई बार वो टीचर इतना फास्ट बोलता है कि कुछ वर्ड्स छूट गया हमारा। तो वो कॉपी वर्क तो आपको स्कूल के इंटरनल 20 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपके पास ये रिफ्रेशर हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको बस बुक खोलना है, रेडीमेड नोट्स को लर्न करना है, एग्ज़ाम दे कर के आना है। अब इसमें जैसे कि अभी एक बच्चा है, उसको स्पेलिंग की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने यही समझाया कि अगर तुम इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हो, तो साइंस हमारा इंग्लिश में होता है, सोशल हमारा इंग्लिश में है, और मैथ्स भी इंग्लिश में है। तो आपको क्या करना है कि जभी भी आप इन सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो स्पेलिंग पे ध्यान देना। तभी एक बच्चा पूछता है हिंदी के लिए क्या करूँ? तो उसको जैसे कि मैंने सजेस्ट किया कि हिंदी वीक है तो रिफ्रेशर ले लो हिंदी वाली, ज़्यादा मत करो। डेली लिटरेचर के या तुम्हारे कोर्स बुक के 2 क्वेश्चंस को लर्न करो और लिखो। इससे ज़्यादा नहीं करने बोल रहे, बस 2 क्वेश्चन करने बोल रहे हैं। 2 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 1 ही क्वेश्चन एटलीस्ट लिखो। धीरे-धीरे आपके मात्रा इम्प्रूव खुद ही हो जाएँगे। अब अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। तीसरी नंबर बात, मैथ्स और साइंस के लिए तो मोस्ट बच्चे ट्यूशन कोचिंग वगैरह जाते ही हैं, और मैथ्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ट्यूशन कोचिंग नहीं भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू या स्कूल्स वगैरह में, उनको काफ़ी है, समझ में आ रहा है, तो मैथ्स और साइंस तो बच्चा कर ही लेता है। रह गया सोशल, जो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है सोशल का मेरे हिसाब से। तो सोशल को बिल्कुल स्टार्टिंग से टाइम देना शुरू कीजिए, ताकि उसको आप टाइमली कवर कर पाएँगे, तभी उसके लिए हमें कम से कम 2-3 रिवीजन चाहिए कि हम एनसीईआरटी के एक-एक लाइन को समझ सकें, और तभी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। और एनसीईआरटी भले ही आप मार्केट में बहुत सारे रेफ़रेंस बुक अवेलेबल है, और आपने गूगल से बहुत सारे प्रिंट्स क्वेश्चंस निकाल के बच्चों को दे दिया, बट एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी का तो एक-एक एग्ज़ाम्पल, एक-एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज़ क्वेश्चन्स, एग्ज़ाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट, इवन सोशल में जैसे कि पिक्चर वगैरह दिए हुए हैं, उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। अभी जैसा कि मैं देख रही हूँ, इस बार मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, इसमें मैथ्स बच्चों के अकॉर्डिंगली बहुत टफ़ आया था। तो मोस्ट स्कूल्स में देख रही हूँ, पेरेंट अपने टीचर्स अपने लेवल पे जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और बच्चा भी डरा हुआ है कि भाई इस बार तो मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड हो गया था, सारे डिफ़िकल्ट। तो बेटा, इस प्रोसेस में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वगैरह जो करना है सभी करो, लेकिन एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस बार हार्ड पेपर आ गया 2026 में, तो 27 में भी बिल्कुल उसी लेवल का पेपर आएगा, और बिल्कुल हट के पेपर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के आसपास ही क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं है, एनसीईआरटी को तो घुल के पी जाना है। नेक्स्ट, पेरेंट कई बार पूछते हैं कोई टाइम टेबल बताइए, तो उनको भी ये कहना चाहूँगी, टाइम टेबल
पता नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे अगर कोई बोल दे, कोई और मेरा टाइम टेबल बना के दे, तो मैं तो नहीं फ़ॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है रात को ज़्यादा जगने की। अर्ली मॉर्निंग अगर ज़रूरत है बच्चों को स्कूल भेजना है, उठती हूँ। जिस दिन नहीं ज़रूरत है, मैं नहीं उठती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, वो रात को पढ़ पाते हैं, मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं। वैसे ही कुछ बच्चों को मॉर्निंग में उठने की आदत है, वो रात को लेट नाइट तक जग नहीं सकते। तो हर बच्चे का अपना एक रूटीन होता है, तो उनके हिसाब से टाइम टेबल एज़ अ पेरेंट आप खुद सेट करवा सकते हैं। और पेरेंट्स को भी बोलूँगी वरी नहीं करने के लिए, कि आपको बस कुछ पैटर्न को देखना है। जैसे कि स्कूल में अगर पीटीएम वगैरह है, तो बिल्कुल जाइए, अटेंड कीजिए, टीचर से सुनिए बच्चों के, आपके बच्चों के बारे में वो क्या सजेस्ट कर रहे हो, उस पे ध्यान दीजिए। और अगर आपके हाथ में है कि आप उन रेमेडियल मेजर्स को फ़ॉलो कर सकते हो, तो बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए। दूसरा कि पेरेंट्स जो है, अगर मैथमेटिकली एक मार्क्स को समझ लेंगे, तो वो शायद बच्चों को भी बार-बार कहना बंद कर देंगे। वो ऑलरेडी जज कर सकते हैं कि उनका बच्चा कहाँ किस कैटेगरी में फ़ॉल हो रहा है। कि जैसा कि मैंने बच्चों को बताया, मैथमेटिकली समझाया, वो समझना आसान हो जाता है। बच्चों को भी लगा कि जैसे कि मैंने बताया कि अभी पीटी, आपके फर्स्ट पीटी 80 मार्क्स के होने हैं, या कुछ स्कूल्स में 40 मार्क्स के होने हैं। तो अभी मैं 80 का स्कोर रेंज बताऊँगी कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं, ताकि बोर्ड में आपके कितने परसेंट बनेंगे। कितने मार्क्स पे कितने परसेंट बताएँगे, जो मेरा अभी तक का ऑब्ज़र्वेशन है। और मैं 80 में बता रही हूँ, आप उसको हाफ़ कर लीजिए, 40 में निकल जाएगा। तो मैंने बच्चों को समझाया, जिसके 40 तक मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80, बिलो 40 मार्क्स आ रहे हैं, वो बोर्ड रिज़ल्ट में उनके 50% मार्क्स आएँगे। जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80, वो 60%, जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, वो 70% बोर्ड रिज़ल्ट्स में उन ऐसे बच्चों के आते हैं। और जिनके 70 टू 80% सॉरी 60, मैंने क्या बताया, 40, बिलो 40 50%, बिलो 50 60%, बिलो 60 70% एंड बिलो 80, यानी 70 टू 80 मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं आउट ऑफ 80, वो 90% वाले बच्चे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आप 70 टू 80 में आ गए, बाकी 4 सब्जेक्ट में आप 40 से नीचे आ गए या 50 से नीचे आ गए, तो आपके परसेंटेज कम हो जाएँगे। और 4 सब्जेक्ट में मान लीजिए, या 3 सब्जेक्ट में आप 70 टू 80 हैं, और 2 या 1 सब्जेक्ट में आप 60-70 के बीच में आ गए, तो भी 90% आने के चांसेस हैं। तो कहने का अभी, जैसे कि अगर मैंने अभी बच्चों के जो रिज़ल्ट्स देखे थे, उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट थे, एआई या कंप्यूटर एप्लीकेशंस को मिला करके, पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ। तो एआई और सीए में तो मोस्ट बच्चों के, मोस्ट स्कूल 50% तो स्कूल से ही जाने हैं, 50% बच्चों को स्कोर करने हैं, और मोस्ट बच्चों के 95 प्लस ही आते हैं एआई और सीए में। तो वो तो है ही 90 प्लस, और रह गए बचे हुए 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में आपको 90 स्कोर करना है, 90 प्लस। और 2 सब्जेक्ट में अगर आप 80s में हैं, तो आप बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम में 90% अबव ले आएँगे। और ऐसे ही आप कम कर लीजिए, और इस रेंज को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या पेरेंट्स को ये समझ में आ जाएगा कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैथमेटिकली चीज़ों को समझिए और समझाइए, और अपने टेंशन को, स्ट्रेस को कम रखिए, ताकि बच्चे को भी आप मोटिवेट कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें अगर टेंशन होता है तो बच्चे टेंस्ड नहीं होते हैं। उनके न्यूट्रिशन का, उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके आराम का ध्यान रखिए। बच्चा खुश रहेगा तो अपने आप ही रिज़ल्ट अच्छा देगा। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट बचपन से क्लियर नहीं है 8th-9th क्लास से, और पेरेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% लेकर आए, तो शायद मुश्किल है। एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि 4th-5th क्लास से फ्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, डेसिमल स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल्स में। और मैंने जब कुछ बच्चों को देखा है 9th-10th क्लास में पढ़ाना, जब मैथ्स पढ़ाया मैंने, तो मैंने देखा उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन समझने में नहीं हो रही है, वो फ़ॉर्मूला भी पुट कर दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं? फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में, डेसिमल को सॉल्व करने में। यानी कि उनको जो चीज़ें 4th-5th में सीख लेनी चाहिए थी, वो चीज़ें अभी उनको याद ही नहीं है। हो सकता है 4th-5th में उन्होंने सीखा भी होगा, बाद में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं था, भूल गए होंगे। तो अगर वो थो कुछ बच्चे हैं क्विक होते हैं, तो अगर वो समझ गए तो शायद इम्प्रूव कर ले, लेकिन कुछ बच्चे कितना भी समझा लो, अगर उनका बचपन का कुछ कंसेप्ट अगर सही नहीं है, तो वो बच्चा बहुत अच्छा नंबर ले आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सीबीएसई को अभी जिस तरह से पैटर्न देख रहे हैं कि फ़ेल तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं, तो ये डरना बंद कर दीजिए कि बच्चा कहीं फ़ेल ना हो जाए। आप रेगुलरली उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे हैं 8th-9th क्लास तक उनके कंसेप्ट क्लियर थे, बट बदमाशियाँ, उन्होंने रेगुलरली पढ़ाई नहीं की, इसीलिए परसेंटेज कम थे, और लेकिन 10th क्लास में आते ही
अगर वो स्टार्टिंग से सीरियस है तो वो डेफ़िनेटली, अगर 9th में भले ही थोड़ा कम नंबर लेकर आए, 10th में अगर वो शुरू से सीरियस है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आराम से वो 90 प्लस आ जाएँगे। और ये जो मैंने रेंज बताया बच्चों का, ये पिछले कई सालों से मैंने देखा है इनके स्कूल्स के पीटी में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और ऐसे मार्क्स जिन भी बच्चों के आ रहे थे, बोर्ड रिज़ल्ट में लगभग उतने ही मार्क्स आए हैं, जो अंदाज़ा हमने लगाया था। तो कहने का मतलब ये है पेरेंट्स कि अगर आप स्कूल के पीटीएम में जा रहे हैं, बच्चों के मार्क्स आप देख रहे हैं, अगर बच्चों के मार्क्स ये 70 अबव आ रहे हैं या 60 अबव आ रहे हैं, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंस यू आर नॉट वरीड, देन बार-बार अपने बच्चों को लेक्चर भी मत दीजिए, क्योंकि वो भी परेशान होते हैं। हम अपने तरफ से बस उनको मोटिवेट ही कर सकते हैं। और ठीक है, अभी मुझे और कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर कुछ याद आता है तो। थैंक यू फॉर टुडे।